जय हिंद। आज दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश जिसका नाम है गुलाम वंश का सबसे आखिरी क्लास है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसके बाद पढ़ाएंगे सेकंड वंश के बारे में जिसका नाम है खिलजी वंश। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। देखिए, आपको याद तो होगा सर, इल्तुतमिश का चार पुत्र था। पहला वाला भाई रुकनुद्दीन फिरोज का तो हत्या करवा देते थे रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान राजा बनती है, लेकिन कुछ समय के बाद 1240 में उसका ही मृत्यु हो जाता है। उसका टॉम कहाँ है तो कैथल में। ठीक है, उसके बाद समझिएगा उसका सेकंड वाला भाई बहराम शाह कहीं ना कहीं राजा बनता है। लेकिन बहराम शाह सोचा क्या कि जब सुल्तान को, दिल्ली के सुल्तान को दल चालीसा के 40 लोग हत्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी हत्या कर देगा। इसने क्या किया कि जो दल चालीसा के 40 लोग थे, पहले क्या होता था कि दल चालीसा के 40 लोग हमेशा राजा के संपर्क में होता, मतलब इधर राजा है तो राजा हमेशा आदेश देगा, दल चालीसा मतलब सामना सामनी बात करते। ठीक है, तो इसको डर हुआ किसको, बहराम शाह को। बहराम शाह को ऐसा लगा क्या कि जब दल चालीसा के 40 लोग किसी सुल्तान को, किसी राजा को मार सकता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी हत्या कर देगा। इसीलिए ये दोनों के कड़ी को जोड़ने वाले एक बीच में एक पद बनाया, और इसी पद का नाम क्या हो गया, नायब ए मुमलकात। अर्थात यह एक ऐसा पद था जो राजा का एकदम विश्वसनीय होगा, लेकिन दल चालीसा के मतलब इसके अंडर में काम करेगा। पहले क्या था, दल चालीसा किसके अंडर में काम करता था, राजा के अंदर। लेकिन अब बोला क्या, नहीं, राजा डायरेक्ट दल चालीसा से कभी नहीं मिल सकता है, अब राजा को मिलना पड़ेगा इस पद वाले व्यक्ति से। ठीक है, और यह पद वाला व्यक्ति किसको बताएगा, दल चालीसा के 40 लोगों को। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जानते इस राजा बहराम शाह को भी डर था, क्योंकि रजिया सुल्तान को हत्या किसने किया था, दल चालीसा के 40 लोग ने। ठीक है, तो इसने एक पद बनाया और इस पद का नाम है नायब ए मुमलकात पर। ठीक है, जो दल चालीसा क्या होते थे, हेड होते थे। और सबसे पहले बनाया है किसको, तो एतगिन को। एतगिन कहाँ का था, तो बदायूं का इक्तदार था, समझिएगा। इसी के शासनकाल में मंगोलों का, हम आपको बताते हैं मंगोल बार बार यहाँ भारत में आएंगे और इस वंश को खत्म करना चाहेंगे और अपना कहीं ना कहीं वंश का स्थापना करना चाहेंगे। तो मंगोलों का दूसरा आक्रमण होता है, भारत में दूसरा बड़ा आक्रमण होता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के वहां बड़ा आक्रमण होता है तो पहला बार। ठीक है, इसके बाद देखिए 1242 में इसका कहीं ना कहीं मृत्यु हो गया और अगला राजा बनता है कौन, मसूद शाह। अच्छा, मसूद शाह कौन है, आपको याद होगा कि सर बहराम शाह सेकंड वाला भाई था, रुकनुद्दीन फिरोज का। ठीक है, लेकिन इसका पहला बड़ा वाला भाई था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा का नाम क्या था, मसूद शाह। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा का नाम क्या था, मसूद शाह। और यही मसूद शाह क्या करता है कि अपने चाचा बहराम शाह को क्या कर देता है, हत्या करता है। और जैसे ही बहराम शाह को हत्या करता है, उसके बाद दिल्ली के सियासत में बैठता कौन है, तो मसूद शाह। कौन बैठता है, तो मसूद शाह। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिएगा, वो समझ में आ जाएगा। देखिए, यह जो ऐसा शासक था, यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। इसने बहराम शाह को हत्या कर दिया, कुछ दिन तक ही राज किया, लेकिन इसका अगला उत्तराधिकारी समझिएगा बना कौन, तो नसरुद्दीन महमूद बना था। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद कब राजा बना है, तब 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक। यह ऐसा शासक था, एकदम अयोग्य था, इससे ज्यादा तो कोई अयोग्य था ही नहीं। ठीक है, ये हमेशा दरबार में आया करता था, टोपी और सीकर पहनकर चलता था। ठीक है, टोपी और सीकर पहनकर चलता था, यह टोपी और सीकर पहनकर दरबार में आया करता था। और जान लीजिएगा कि सर यह ऐसा रुकनुद्दीन महमूद ऐसा राजा था कि देखिए, इनाम का सिर्फ राजा था, एकदम अयोग्य था। ठीक है, और ये मतलब जनताओं के बीच में आता था, टोपी और शिकर पहन के आता था। लेकिन इसने एक पढ़ा लिखा इंसान को प्रधानमंत्री बना लिया था, वजीर बनाया था, जिसका नाम क्या था, बलबन। ठीक है, और बलबन भी कम नहीं था। बलबन क्या सोचा कि हमें कैसे भी दिल्ली के सियासत में कहीं ना कहीं राज करना है, और दिल्ली के सियासत में हमें राज करना है। तो इसने क्या, बलबन ने क्या किया कि बलबन ने अपनी पुत्री से विवाह करवा दिया, किसको, तो नसरुद्दीन महमूद को। ठीक है, अर्थात जो राजा था, ये राजा को ही ब्याह करवा दिया अपने पुत्री से। ठीक है, अर्थात बलबन अब कौन लग गया, ससुर। और कौन बन गया, दामाद। तो ससुर बनकर या प्रधानमंत्री बनकर 20 साल तक राज किया दिल्ली के सियासत पर। सिर्फ नाम का राजा था, जो बात कहा वही काम करता था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो बलबन के बारे में इतिहासकार कहते हैं क्या कि 20 साल तो खुद राज किया। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री बनकर या ससुर बनकर, और उसके बाद जब नसरुद्दीन महमूद का मृत्यु होता है, उसके बाद जानते 20 साल खुद राजा बनकर राज किया था। कौन, तो बलबन। ठीक है, तो बलबन को कम समझिएगा। ठीक है, आगे समझिएगा, आगे लिखा गया है क्या, यही बलबन ने, समझिएगा, यही बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को क्या किया था, एक टाइटल दिया था जिसका नाम क्या था, उलुग खां। क्या नाम था, उलुग खां। ठीक है, अब देखिए बलबन के बारे में हम अभी बताएं कि 20 साल तक प्रधानमंत्री बनकर राजा बना, मतलब राज किया, और 20 साल तक कहीं ना कहीं सुल्तान बनकर राजा बना। ठीक है, उसके बाद समझिएगा जैसे ही 1265 का समय आता है, तो 1265 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, किसका बताइए, इसके ही दामाद का, जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, और अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, जो पहले क्या था, प्रधानमंत्री था। गयासुद्दीन बलबन जो 1265 से 1287 ईस्वी तक कहीं ना कहीं राज किया। और आपको बता दें, यह ऐसा राजा था जो कहता क्या था कि हजरत मोहम्मद साहब का अपना प्रतिनिधि मानता था। बोलता क्या कि हजरत मोहम्मद साहब के बाद अगर कोई इस पृथ्वी पर है
तो हम हैं, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद साहब के बाद मतलब अपना प्रतिनिधि मानता था। और इसमें दल चालीसा, आपको याद होगा सर, दल चालीसा के 40 लोग राजा के लिए बहुत अच्छे वफादारी से काम करता था, लेकिन इसने क्या सोचा कि जिस राजाओं को चाहता है दल चालीसा उसको हत्या कर देता है, ठीक है। इसीलिए दल चालीसा के मतलब 40 लोग को कहीं ना कहीं खत्म करना है, एक पद को ही खत्म करना है, क्योंकि दल चालीसा के 40 लोग कहीं ना कहीं अच्छे से वफादारी से काम कर रहे थे, लेकिन इसने दल चालीसा प्रथा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे ही अंत किया ये बात जनताओं को पता चला, जनताओं ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ विद्रोह किया, तो बलबन के खिलाफ, ठीक है। और जैसे ही बलबन के खिलाफ जनताओं ने विद्रोह करना शुरू कर दिया तो दिल्ली में याद रखिएगा लौह एवं रक्त की नीति बनाना शुरू कर दिया। कौन, बलबन, ठीक है। लौह मतलब वही तलवार, ठीक है, और रक्त मतलब बोला क्या है, जो भी हम बात बोलेंगे अगर उस बात पे अमल लोग नहीं होगा तो उसको सीधे हम क्या करेंगे, तो सर को काटेंगे, है ना, तलवार निकालेंगे और सर को काटेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या, कि दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति अपनाया किसने था, तो बलबन ने। किसने बनाया था, तो बलबन ने, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा, बताइएगा भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, बताइए भारत का बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये भी याद रखिएगा कि जर्मनी में लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने। जर्मनी में लौह एवं रक्त की किसने अपनाया था, बिस्मार्क ने। दिल्ली में किसने अपनाया था लौह एवं रक्त की नीति, तो किसने, तो बताइए बलबन ने, ठीक है। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे समझिएगा, इसने एक प्रथा चलाया था, इस प्रथा का नाम था सिजदा और पाइबोस। क्या नाम था, सिजदा और पाइबोस, अच्छे समझिएगा। इसका नाम क्या था, सिजदा और पाइबोस, ठीक है। इसने क्या कहा था कि जो भी व्यक्ति हमसे दरबार में मिलने आएगा सबसे पहले क्या करेगा, तो सिजदा करेगा और बाद में क्या करेगा, पाइबोस करेगा। सिजदा क्या होता है समझिएगा, घुटने के बल बैठकर सुल्तान को या राजा को प्रणाम करना क्या कहते हैं, सिजदा, ठीक है। अगर उसी को समझिएगा, उसी समय लेटकर, मतलब लेटकर राजा के सामने लेटकर राजा के पैर को चूमना क्या कहलाता है, पाइबोस। अपने आप को भगवान कहलाता था, कौन, बलबन, ठीक है। समझ में आ रहा है बात ना, समझिए। आगे लिखा गया है कि इसने सिजदा और पाइबोस प्रथा का मतलब शुरुआत किया था जब 1287 का समय आता है तो मंगोलों को फिर से आक्रमण होता है। मंगोल बार बार आएंगे, आपको हमेशा बताया, ठीक है। तो मंगोलों का जब फिर से आक्रमण होता है तो भारत में केवल आक्रमण है तो तीसरा, और दिल्ली में केवल आक्रमण है तो दूसरा, ठीक है। देखिए बताते हैं, जैसे ही मंगोलों का आक्रमण होता है, इस आक्रमण को कंट्रोल करने के लिए समझिएगा इसी का बेटा, बलबन का बेटा, जिसका नाम था शाहजादा मोहम्मद, ठीक है। और शाहजादा मोहम्मद ही कंट्रोल करने के लिए गया था मंगोलों के पास, ठीक है। लेकिन भले ही देखिए, भले ही मंगोलों को हार हुआ, लेकिन मंगोल भी कम नहीं था। मंगोल भले ही हार गया, लेकिन मंगोलों ने क्या किया, तो यही बलबन का बेटा को क्या कर दिया, हत्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। और जैसे ही बलबन का बेटा को मारा मंगोलों ने, ये बात पता चला किसको, बलबन को, ठीक है। तो पता कहा, इतिहासकार कहते क्या कि पुत्र वियोग में मरने वाला शासक कौन था, जिसका नाम था बलबन। बलबन वही शासक था जो जनताओं के बातों पर बात पर हमेशा तलवार एवं रक्त, लौह एवं रक्त की नीति अपनाता था। जब उसका खुद का बेटा मरा तो पुत्र वियोग में मतलब बहुत टेंशन में रहा, ठीक है। और हार्ट अटैक के कारण इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है, बताइएगा कि 1287 में इसका एक तरफ से बेटा भी मरा और 1287 में इसका मतलब मृत्यु भी आ गया, ठीक है। तो पुत्र वियोग में मरने वाला शासक जिसका नाम क्या है, तो बलबन, ठीक है। मरा कहाँ, तो दिल्ली में, इसलिए इसका टॉम भी कहाँ है, तो दिल्ली में। जब जहां जाइएगा दिल्ली के महरौली पार्क में, ठीक है, महरौली के पास आर्कियोलॉजिकल पार्क है, तो आर्कियोलॉजिकल पार्क में इसका और इसका बेटा दोनों का क्या है, वहां पर टॉम है या तो मकबरा है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा अब राजा बनता कौन है, सुनिए। अब राजा बनता है कौन, तो बलबन का बेटा तुम्हारा गया, ठीक है। तो बलबन का पोता राजा बनता है जिसका नाम था कैकोबाद। क्या नाम था, कैकोबाद, जो एकदम अयोग्य शासक था, ठीक है। 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक कहीं ना कहीं राज किया था। और कैकोबाद ने क्या किया था, यह भी एकदम अयोग्य था। एक खबर पता चला था, एक कबीले के सरदार जिसका नाम था मलिक फिरोज, ठीक है। और मलिक फिरोज कहाँ का था, अफगानिस्तान का, ठीक है। और पता चला कि एकदम कम उम्र का शासक कहीं ना दिल्ली का सुल्तान बना हुआ है। तो कबीले को सरदार ने क्या किया, यहाँ पे आता है, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली के जनताओं को बोलता है क्या कि ऐसे ऐसे सुल्तान अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म का प्रचार नहीं होगा, इससे अच्छा है क्या कि ऐसे सुल्तान को हत्या कर देना चाहिए। और दिल्ली की जनताओं को साथ मिला मलिक फिरोज को, और मलिक फिरोज ने क्या किया, कैकोबाद को क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। जैसे ही हत्या करवा दिया तो इसी वंश का एक और राजा बना जिसका नाम था कैमोर्स, ठीक है। और कैमोर्स को राजा बनाने वाला व्यक्ति जिसका नाम क्या था, मलिक फिरोज। और मलिक फिरोज भी बहुत होशियार था। मलिक फिरोज क्या किया, शुरुआत में तो राजा इसको बना दिया, ठीक है। और कहा शुरुआत में राजा बन गया, इसी ने मतलब बनवाया था। और कुछ समय के बाद यही मलिक फिरोज कहता है क्या, या तो तुम दिल्ली के सिंहासन हमें सौंप दो, नहीं तो तुम्हें हम क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे, ठीक है। बेचारा ऐसे ही कम उम्र का डरा हुआ ऐसे ही था, ठीक है। इसने क्या किया, तो अपने दिल्ली के सिंहासन दे दिया किसको, मलिक फिरोज को। और मलिक फिरोज ने क्या किया कि इसी समय गुलाम वंश का अंत किया और अपने नाम पर, ठीक है, अपना नाम परिवर्तन किया और अपने नाम को परिवर्तन करके एक नया वंश का स्थापना किया। इसी वंश का नाम क्या है, तो बताइए, खिलजी वंश। क्या नाम है, तो खिलजी वंश है। अच्छा, जब राजा बना था तो इसका नाम क्या हो गया था, तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी नाम से राजा बना था, इसलिए इस वंश का नाम क्या हो गया,
गया खिलजी वंश, ठीक है, जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक कहीं ना कहीं राज करेगा। एक फिल्म आपको बताएंगे, तब अगर फिल्म उसको देखिएगा तब समझ में ज्यादा आ पाएगा, ठीक है। फिल्म का नाम है पद्मावती। पद्मावती फिल्म देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा पद्मावती मतलब एक महारानी है, उनके बारे में क्या कहानी है। इसमें पढ़ना है कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक अपना भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी कैसे पद्मावती को हासिल करने के लिए वहां पर चित्तौर अभियान के थे, और चित्तौर अभियान करने के बाद भी लेकिन पद्मावती ने क्या किया था, जौहर प्रथा कर लेते हैं, और जौहर प्रथा के उपरांत कहीं न कहीं पद्मावती को हासिल नहीं कर पाया था। इसके बारे में बहुत सारा कहानी पढ़ने बताएंगे कम समय में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बताइए दिल्ली सल्तनत की कौन सी ऐसी वंश है जो सबसे कम समय तक राज किया, मात्र 30 साल तक राज किया, जिसका नाम है खिलजी वंश, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।